क्यूबा में आखिर चल क्या रहा है? क्योंकि हम सुन रहे हैं कि वहां अब तक के सबसे बड़े मानवीय संकटों में से एक हो रहा है। हम देख रहे हैं कि ट्रंप की नाकेबंदी, उन पर लगे आर्थिक प्रतिबंध और किसी समझौते की चर्चा हो रही है। लेकिन जो बात हमें समझ नहीं आ रही है, वो ये है कि असल में वहां हो क्या रहा है। अब पत्रकार निक शर्ली, जिन्होंने सोमालियाई खतरे को मिनेसोटा में उजागर किया था, या उन लोगों में से एक थे जिन्होंने पूरे सोमालियाई खतरे और धोखाधड़ी का पर्दाफाश किया था। उन्होंने तय किया है कि वे समाजवाद पर बात करेंगे और बताएंगे कि साम्यवाद के तहत क्या होता है, क्योंकि किसी अजीब वजह से युवा अमेरिकी सोचते हैं कि यही हर समस्या का सबसे बेहतरीन हल है। उन्हें लगातार ये बताया गया है कि सरकार से नफरत करो क्योंकि सरकार बहुत खतरनाक है। लेकिन जब बात आपकी जिंदगी की हर चीज की आती है तो क्यों ना उन पर भरोसा किया जाए। जाहिर है जिसे इतिहास की थोड़ी समझ है उसे ये बात बेवकूफी लगेगी। साम्यवाद ने इतिहास में क्या किया है, कितने लोगों को मारा है, ये साफ है। समस्या ये है कि क्यूबा जैसे साम्यवादी देशों से कुछ भी बाहर नहीं आ रहा। इसी वजह से निक शार्ली ने साहस दिखाया और क्यूबा जाकर वहां की स्थिति डॉक्यूमेंट की। लेकिन उनकी कहानी थोड़ी अजीब है, क्योंकि सब कुछ वैसा नहीं हुआ जैसा आप सोच सकते थे। कोई हैरानी नहीं, क्यूबा सरकार इस युवा पत्रकार के वहां असलियत डॉक्यूमेंट करने से उत्साहित नहीं थी। ठीक है, ये निर्भर करता है ये कब सामने आएगा, ये आएगा भी या नहीं। हम फिलहाल यह हवाना क्यूबा में क्यूबा की खुफिया एजेंसी हमें बता रही है। मैं आया हूँ। मैं लंबे समय से एक वीडियो बनाना चाहता था जिसमें लोगों को ये दिखाया जाए कि क्यूबा जैसी जगह में कम्युनिज्म के तहत ज़िंदगी कैसी होती है। मैं यहाँ ये वीडियो बनाने आया हूँ। और जब लोग कम्युनिज्म के बारे में सोचते हैं तो आमतौर पर वे यही सोचते हैं कि कम्युनिज्म सब कुछ बराबर कर देता है, चाहे वो किसी की कमाई हो या खाना कैसे बांटा जाता है। और फिर सरकार बाज़ारों को नियंत्रित करती है। हालांकि एक चीज़ इसके बारे में लोग नहीं सोचते, जिसमें मैं खुद भी शामिल हूँ, वो ये है कि कम्युनिज्म में लोगों के पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं होती, उनके पास प्रेस की स्वतंत्रता नहीं होती। और इसलिए वे ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनके देश के बारे में जो कुछ भी पोस्ट किया जाए या दुनिया के सामने आए वो फ़िल्टर या सेंसर किया गया हो। तो यहाँ क्यूबा में जैसे ही मैं क्यूबा पहुँचा, मैंने वो सब कुछ किया जो क्यूबा आने के लिए ज़रूरी था। जितनी भी दस्तावेजी प्रक्रिया क्यूबा आने के लिए चाहिए थी वो सब पूरी की। अभी क्यूबा में एक बड़ी समस्या चल रही है, शायद पिछले 50 सालों में उनकी सबसे बड़ी मानवीय संकट है। यहाँ तेल या गैस नहीं है, क्योंकि ट्रंप और अमेरिका के कब्जे और मादुरो को पकड़ने के बाद यहाँ नाकाबंदी हो गई। याद है जब मादुरो पकड़े गए थे और दुनिया घबरा गई थी। अब लोग बहस कर रहे हैं क्या ट्रंप क्यूबा के साथ व्यापार समझौता करेंगे, क्या और कैसे हल होगा, ये सब कैसा होगा। क्यूबा कई कारणों से समस्याग्रस्त है जो लोग नहीं समझते। आप ग्रोक से पूछ सकते हैं। लेकिन अभी संबंध बहुत तनावपूर्ण है, खासकर इसलिए क्योंकि क्यूबा एक कम्युनिस्ट देश है और वो रूस, चीन और ईरान जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के दुश्मनों के हित में सोचता और काम करता है। उनके आतंकवादी समूहों से भी गठबंधन है, इसलिए मदुरो को पकड़ना तेल में बदलाव की बड़ी इच्छा का हिस्सा था। और हमने इस बारे में बार बार चर्चा की है कि तेल की कहानी कितनी अविश्वसनीय रूप से जटिल है और इसका क्या मतलब है। लेकिन ये भी इस तरह के नए मिशन का हिस्सा है कि ये पागल लोग जो भयानक विचारधाराओं का समर्थन कर रहे हैं, उन्हें उसी तरह चलते रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती जिस तरह वे अब तक करते आए हैं। फिर से याद रखिए, ट्रंप ज्यादा समय तक सत्ता में नहीं रहने वाले हैं और इसलिए इस प्रशासन का समय सच में बहुत बहुत कम है। वैसे अगर आप कैल्सी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जैसा कि आप पहले से जानते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए गए मीट योर कोड लिंक पर जरूर क्लिक करें। लेकिन इसके अलावा इन देशों में कुछ तो बदलना ही होगा, जो 2026 में भी ऐसे जी रहे हैं जैसे वे 1940 के दशक में जी रहे हों। और हम सब अपनी जिंदगी सामान्य रूप से जी रहे हैं, बिना ये समझे कि असल में क्या हो रहा है। क्या आप सोच सकते हैं कि पेट्रोल पंप पर पेट्रोल ना मिले और कोई हर जगह आपका पीछा करे, मानो केजीबी आपकी निगरानी कर रही हो। ये पागलपन है। अब वेनेजुएला क्यूबा को तेल या गैस की आपूर्ति नहीं कर रहा है, और इसका असर उनकी हर चीज़ पे पड़ता है, चाहे वो खाना हो या यहाँ की लाइट्स और पावर की कमी हो या सिर्फ गैस ही क्यों ना हो। यहाँ क्यूबा में आप शायद ही कोई गाड़ी चलते हुए देखें, क्योंकि कोई भी 1 लीटर गैस खरीदने का खर्च नहीं उठा सकता। 1 लीटर गैस की कीमत 10 है। ठीक है, तो मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं यहाँ से कहाँ जा रहा हूँ, मैं एयरपोर्ट पे बाहर जाता हूँ। मैं मेरी सभी कैमरे, दोनों गोप्रो और मेटा ग्लासेस जब्त कर लेते हैं। ये मेरी मेटा ग्लासेस नहीं है। मेरे सारे माइक्रोफोन जब्त कर लेते हैं, लेकिन मेरा आईफोन कैमरा नहीं लेते। इसी से वीडियो बना रहा हूँ। मैं मेरा आईफोन कैमरा नहीं लेते
और किसी तरह वे इस माइक्रोफोन को भी नहीं ले पाए जो मेरे बैकपैक के बिल्कुल सबसे नीचे था। तो हम बाहर निकलते हैं और क्यूबाई लोगों से उनकी ज़िंदगी और कम्युनिज्म के बारे में पूछते हुए वीडियो बनाना शुरू करते हैं। रॉकेट में क्या हो रहा है ये दिखाते हैं और किस तरह अब क्यूबा का पतन हुआ है। वो बहुत डरा हुआ लग रहा है। क्या किसी और ने भी कुछ नोटिस किया है? जैसे कि वो कितना अनकॉन्फिडेंट और डरा हुआ लग रहा है, जो कि आमतौर पर निक शर्ली जैसा नहीं है, जो लोगों के सामने जाता है और बस वैसे ही बोल देता है। वैसे इसी टॉपिक पर ये जो यंग जर्नलिस्ट्स की पूरी मूवमेंट है, जो लोग बाहर जाकर बहुत भयानक और बेहद आक्रामक होते हैं, वो सच में डरावना है। अच्छा लगता है किसी जर्नलिस्ट को सच में काम करते देखना। भले ही मैं निक शार्ली से कई बातों पर सहमत नहीं हूँ, लेकिन वो वही कर रहे हैं जो जर्नलिस्ट्स को करना चाहिए। ये अच्छा और ताजगी भरा है, चाहे डरावना हो। एक सेकेंड, हम काम कर रहे हैं, मैं इसे बाहर भेजने की कोशिश कर रहा हूँ। हम क्यूबा से बाहर निकलने का रास्ता प्लान कर रहे हैं, इसलिए मुझे यहाँ से निकलने के लिए एक संदेश का जवाब देना पड़ा। हम सड़कों पे निकल के वीडियो शूट करते हैं और दिखाते हैं कि क्यूबा में अभी ज़िंदगी कैसी है, जहाँ सड़कों पे मुश्किल से गाड़ियाँ दिखती, इमारतें बुरी तरह से जर्जर हो चुकी है, पूरी यूनिवर्सिटी तबाह हो चुकी है। क्यूबा की यूनिवर्सिटी, लोगों को मुश्किल से खाना मिल रहा है और गरीबी साफ दिखती है। हम लोगों से कम्युनिज्म और क्यूबा में ज़िंदगी कैसी है इस बारे में पूछ रहे हैं। खैर, जब हम एक अस्पताल के पास इंटरव्यू कर रहे थे, जहां अस्पताल के बाहर लंबी लाइन लगी थी, क्योंकि यहाँ के अस्पताल भी ठीक से काम नहीं कर रहे असल में, लाइन में बहुत समय लग रहा है और उनके अस्पताल और सरकार द्वारा अस्पताल को नियंत्रित करने से उसका असर भी बिजली पर पड़ता है। तो अभी फ़िलहाल सर्जन टॉर्च की रोशनी में ऑपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि होटल और अस्पतालों के अंदर बिजली नहीं है। अभी मैं हमाना के इकलौते होटल में हूँ जहाँ 2400 घंटे बिजली है, क्योंकि सिर्फ इसी होटल को ये सुविधा मिलती है। यही वजह थी कि मैंने ये होटल बुक किया, क्योंकि इनकी वेबसाइट ही 2400 घंटे चल रही थी, बाकी सभी की वेबसाइट नहीं चल रही थी। इसीलिए मैं ये होटल बुक कर पाया। और वैसे भी हम ये वीडियो बना रहे और जब हम अस्पताल के पास है, हम देखते हैं कि ये कितना गंभीर है। ये सोचकर ही कितना भारी लगता है कि कितने लोग ऐसे रहते हैं और दुनिया बस चुप है। ओह, ट्रंप ने नाकेबंदी करने की हिम्मत कैसे की? क्या अंडरकवर पुलिस वाला पास आया, मैंने सिक्योरिटी गार्ड ने उसे पहचान लिया और तभी एक और आ गया। तो हम फिर से एक और टैक्सी में बैठ गए, वहाँ से निकल गए और हमें लगा कि अब सब ठीक है। उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया और हम चले गए। एयरपोर्ट से निकलते ही हमें फॉलो किया जा रहा है। शायद खबर फैल गई थी कि क्यूबा में कोई पत्रकार आया है। यहाँ रोज़ सिर्फ 2 फ्लाइट्स आती। ये पता करना मुश्किल नहीं था कि मैं पत्रकार हूँ। मेरे टूरिस्ट वीज़ा पर भी लिखा था कि पत्रकारिता गतिविधियों के लिए आया हूँ, आप यहाँ आ सकते हैं। यहाँ 12 श्रेणियाँ हैं जिनमें पत्रकारिता गतिविधियाँ भी शामिल है, इसलिए मैं आया। और अभी फ़िलहाल 9:30 बजे हैं और हमारे होटल की लॉबी में क्यूबा के खुफिया अधिकारी मौजूद हैं। वे मूल रूप से हमें पकड़ने और संभवतः हमें कैद करने या ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम क्यूबा छोड़ न सके। हम क्यूबा से भागने का प्लान बना रहे हैं। हमारी उड़ान शनिवार को है, आज गुरुवार है, तो अगर हम एयरपोर्ट तक पहुंच पाए तो हम कल सुबह निकलने वाले हैं। हम अभी अमेरिकी दूतावास से लगभग 1.5 मील दूर है, जो इस स्थिति से बाहर निकलने का हमारा संभावित रास्ता हो सकता है अगर हम दूतावास जाएं। फिर भी क्यूबा हमें दूतावास पहुंचने से पहले भी रोक सकते हैं। दूतावास करीब 1.5 मील दूर है, हमें वहां पहुंचना है। और अभी हमारे होटल के नीचे 3 क्यूबाई, असल में क्यूबाई जासूस मौजूद है। हमें पता करना है कि कैसे भागना है। हम दूतावास से संपर्क कर रहे हैं और देख रहे हैं कि वहाँ रात रुक सकते हैं या नहीं, ताकि आखिरी वक्त में हवाई टिकट लेकर क्यूबाई सरकार को एयरपोर्ट से पहले शक ना हो। ये कोई मजाक नहीं है। जब हम साम्यवाद की बात करते हैं और जब हम साम्यवाद के प्रभाव की बात करते हैं, तो एक चीज़ जिसे आप अक्सर नहीं देखते वो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता। सिर्फ इतना कि आप सार्वजनिक रूप से अपनी राय दे सकें और फिर किसी पत्रकार द्वारा उसे प्रकाशित किया जा सके।
आज मैं बस यही कर रहा था कि लोगों से वर्तमान स्थिति के बारे में पूछ रहा था, कुछ लोगों से साम्यवाद के बारे में पूछा और तभी हालात वाकई ख़राब हो गए। आज शाम जब मैं होटल से सूर्यास्त से पहले करीब 5 बजे निकला तो मेरा इरादा था कि हम रात में क्यूबा की सड़कों पर चलेंगे और दिखाएंगे कि बिजली की कमी कैसी है, कैसे लाइट्स कट जाती है और लोगों के पास रात में बिजली नहीं होती। हमने तय किया था कि सूर्यास्त के बाद सड़कों पर घूमेंगे और मैं सचमुच दंग रह गया था। मैं बस निशब्द हूँ क्योंकि ये इतना अविश्वसनीय रूप से दिलचस्प है। और वाह, इसे करने के लिए वो सचमुच हीरो है। सूरज ढलने से पहले मैंने कुछ इंटरव्यू लिए और एक आदमी से कम्युनिज्म पर बात की। तभी हमें पता चला कि क्यूबाई खुफिया एजेंसी के लोग होटल में थे। हम बाहर निकले, मैंने एक आदमी का इंटरव्यू लिया, तभी एक महिला आई और पीछे से रिकॉर्डिंग शुरू कर दी जब मैंने कम्युनिज्म पे बात की। और हमने उसका सामना किया और पूछा, अरे आप क्या कर रही हैं? और वो बोली, ओह मैं फ़ोटो नहीं ले रही हूँ। उसने कहा कि वो फ़ोन कॉल पर है, लेकिन उसका फ़ोन फ़ोटो मोड में खुला हुआ था। एक सिक्योरिटी गार्ड मेरे साथ रहा, दूसरा उसका पीछा करता गया और उसे ढूंढ लिया। आखिरकार उस महिला ने भी उसे देख लिया और वो क्यूबा की एक और खुफिया जासूस के पास गई और फिर वे होटल की लॉबी में आ गए। और उससे पहले जब हम आज दोपहर का खाना खा रहे थे, उसके बाद जब हम एयरपोर्ट पे कस्टम से गुजर चुके थे, जब उन्होंने मेरी सारी चीज़ें जब्त कर ली थी, मेरी गोप्रो, मेरी मेटा ग्लासेस और मेरे सारे माइक्रोफोन्स, एक और आदमी होटल में था और वो अकेला था। और फिर आज शाम को वो लॉबी में उन 2 क्यूबन जासूसों के साथ था। तो अभी हम अपनी भागने का रास्ता प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास कुछ विकल्प है। मुख्य विकल्प ये है कि यहाँ से निकले और फिर टैक्सी बदलते रहे, यानी एक टैक्सी से उतरकर दूसरी टैक्सी में बैठ जाए। तो क्या आप सोच सकते हैं वो अभी से फिल्मा रहा है? अगर वो पकड़ा जाए तो सबसे पहली चीज जो वो लेंगे वो उसका फोन होगा और ये सब उसी फोन में होगा। मतलब यही उसे फंसा सकता है। ये वीडियो, भले ही ये कोई बहुत पागलपन भरा वीडियो नहीं है, लेकिन यही वीडियो उसे हमेशा के लिए जेल में डाल सकता है। वाह, इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। हम दूसरी टैक्सी ले रहे हैं ताकि कोई पीछा ना करे। फिर दूतावास जाएंगे और वहाँ से करीब सुबह 7 बजे निकलेंगे और सुबह 8 बजे एयरपोर्ट पहुँचेंगे। सुबह 8:30 बजे अपनी फ़्लाइट पकड़ेंगे और फिर क्यूबा से बाहर निकल जाएंगे। दूसरा विकल्प ये है कि हम अपने होटल में ही रहें और उम्मीद करें कि वे हमें आधी रात को पकड़ने ना आ जाए। समस्या ये है कि कल 1 मई है, जो यहाँ 4 जुलाई जैसा दिन है। हम अभी अपने होटल के बाहर हैं। वे राष्ट्रपति के समर्थन में कम्युनिज्म के लिए बड़ी रैली करने जा रहे हैं, जो 4 जुलाई की परेड जैसी हमारे होटल के बाहर होगी। हमें पहले से बिल्कुल भी पता नहीं था कि ऐसा होने वाला है जब तक हम होटल नहीं पहुँचे। उन्होंने बताया कि ये हर साल होता है, ये उनकी सबसे बड़ी रैली है जो वे हर साल करते हैं और ये कम्युनिज्म के लिए होती है। जब आप एक कम्युनिस्ट देश में रहते हैं तो आप कम्युनिज्म के खिलाफ बोल नहीं सकते। पिछली बार जब ऐसा 2021 में यहाँ क्यूबा में हुआ था तो बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था और स्थिति अच्छी नहीं थी। इससे पहले जब ऐसा हुआ था, मेरा मानना है कि वो 1960 के दशक में था। तो कम्युनिज्म सच्चाई को सामने आने नहीं देता, ये लोगों की आज़ादी पर सेंसरशिप है। और अभी वे मुझे और मेरे 2 सुरक्षा गार्ड्स को क्यूबा से बाहर जाने से रोकने के लिए अगवा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इस फुटेज के साथ कुछ करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो अगर ये वीडियो दुनिया तक पहुंचता है तो या तो मुझे अगवा कर लिया गया या मैं सुरक्षित हूँ। अगर ये मार्च के बाद है, अगर ये 1 मई के बाद है तो मुझे अगवा नहीं किया गया। लेकिन अगर वीडियो मुझे अगवा नहीं किया जाने वाला है, इसलिए मैं ऐसा नहीं कहूँगा। तो मैं ये वीडियो पोस्ट करने जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ कि हम अभी किस खतरे में हैं और हम क्यूबा से बाहर निकलेंगे, जहाँ चाह वहाँ रहा। लेकिन फ़िलहाल यही हमारी योजना है और हम इसी से गुजर रहे हैं, क्योंकि हमारे होटल रूम के नीचे सच में क्यूबाई जासूस है। हम अभी 8वीं मंजिल पर हैं। ये शायद अब तक की सबसे खतरनाक स्थिति है जिसमें मैं कभी रहा हूँ। ये मेरी अब तक की सबसे खतरनाक स्थिति है, खासकर जब यहाँ मेरी कोई ताकत नहीं, क्योंकि अमेरिका और क्यूबा एक दूसरे को पसंद नहीं करते। 1960 के दशक से अमेरिका ने क्यूबा के साथ अन्य व्यवसायों को व्यापार की अनुमति नहीं दी है और अब तो डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं कि उन्हें क्यूबा को अपने कब्जे में लेने का आनंद मिल सकता है। और मार्को रूबियो, जाहिर है उन्होंने तो यहाँ तक खुलकर कह दिया है कि उन्हें नहीं लगता कि शासन परिवर्तन कोई बुरी बात होगी, जो कि सच भी है। देखिए अभी क्या हो रहा है इसकी वजह से, कम्युनिज्म। उन्होंने जासूस भेज दिए हैं जो हमें पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम वीडियो पब्लिश ना कर सके। अगर मैं बाहर निकला तो ये वीडियो ज़रूर देखा जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो सबसे ज़्यादा संभावना है कि मैं किसी जेल की कोठरी में हूँ, जो मैं सच में नहीं चाहता। तीसरा विकल्प ये है कि किसी तरह हम एम्बेसी पहुँच जाए, फिर हमें कोई प्राइवेट जेट मिल जाए और हम यहाँ से निकल जाए। एक और विकल्प है कि किसी नाव को चुरा ले और उसे सीधे कोस्ट गार्ड तक ले जाए, फिर अमेरिकी कोस्ट गार्ड के सामने सरेंडर कर दे और इस तरह अमेरिका में दाखिल हो जाए। फिलहाल हमारे पास यही विकल्प है।
होटल रूम के बाहर सड़क पर कोई काले शीशों वाली गाड़ी में बैठा हमें देख रहा है और अब हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या करें। खैर, यही मौजूदा स्थिति है। फिलहाल मैं क्यूबा में किडनैप होने की कगार पर हूँ। मुझे उम्मीद है ऐसा नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है कि आपको ठीक ठीक पता होना चाहिए कि यहाँ क्या हो रहा है और हम किस खतरे का सामना कर रहे हैं। ये पागलपन है। अब मान रही हूं कि वो निकल गया। मैं लगभग बंधक बन गई थी। मैं क्यूबा गई थी ताकि वहां के मानवीय संकट को दर्ज कर सकूं और 60 साल के कम्युनिस्ट शासन के तहत की जिंदगी दिखा सकूं। जैसे ही मैं उतरी, उन्होंने कम्युनिज्म के तहत मेरे सारे कैमरे जब्त कर लिए। वहां बोलने की आजादी नहीं थी। यही हाल है मेरे दोस्तों। कितनी अजीब कहानी है ये। और सोचिए, इतने सारे लोगों के लिए ये हकीकत अमेरिका के बिल्कुल पास है। दुनिया में बस एक बदलाव आना चाहिए। समझ रही हो ना? एक बदलाव आना ज़रूरी है। और जितनी ज़्यादा मैं ऐसी कहानियाँ सुनती हूँ, जितना ज़्यादा मैं इनके बारे में जानती हूँ, उतना ही मैं हैरान रह जाती हूँ। फ्लावदा ने कुछ बातों पर यही कहा, हम अक्सर गलत चीज़ों पर ध्यान देकर ऊर्जा बर्बाद करते हैं। ये मुझे अजीब लगता है। साथ ही हम ज़्यादा मदद क्यों नहीं कर सकते? ये मुझे हैरान करता है। 2026 में हमें कुछ कर पाने में सक्षम होना चाहिए। ऐसी कहानियां असरदार होती हैं क्योंकि ये जागरूकता लाती हैं। अब कई लोग जानते हैं कि क्यूबा में क्या हो रहा है। ओ भगवान, ओ भगवान, मैं उम्मीद करती हूँ कि वहां सब लोग सुरक्षित रहेंगे और जल्द ही कुछ अच्छा होगा। इस पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद माजा।